स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिंहावलोकन कर रहे हैं। इसके संदर्भ में 2 वीडियो ऑलरेडी मैं जारी कर चुका हूं। आज ये तीसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें कुल 20 प्रश्नों का हम लोग व्याख्या सहित उत्तर देखेंगे। ये 2020 सीरीज है जिसमें 20 प्रश्नों पर चर्चा किया जाता है। हालांकि इस तरह से उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखा जाता है ताकि हर एक प्रश्न से आप जो है अन्य 20 प्रश्नों का आराम से उत्तर जो है दे सकें। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का ये पहला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया कि मौर्य वंश भारत में कब से कब तक रहा था। जी हां, बिल्कुल रट जाइए, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बताने की जरूरत नहीं, जिनका बचपन का नाम जो है राजकिलम था। क्या नाम था? राजकिलम था। जिनको 1000 कसारपण में चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिसको नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद ने जिस चाणक्य को धक्का मारकर अपने राजप्रसाद से, राजमहल से बाहर कर दिया, तो उसने सौगंध ली, कसम खाई नंद वंश का समूल नाश करने का। और इस कार्य के लिए उन्होंने राजकिलम यानी चंद्रगुप्त मौर्य को उनकी माता मूरा से सिर्फ 1000 कसारपण यानी चांदी के सिक्कों में खरीद लिया था। यही राजकिलम आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया। इनका नामकरण भी चंद्रगुप्त कौटिल्य के द्वारा ही किया गया था, वरना बचपन का नाम इनका राजकिलम था। मैं पिछले क्लास में बताया कि चंद्रगुप्त, जिनके माता का नाम था मूरा, जिनके पिता का नाम मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से यह प्रमाण मिलता है कि इनके पिता नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद थे, क्योंकि इनकी माता उसी धनानंद के दरबार में राजप्रसाद में एक गणिका थी। हालांकि मुद्रा राक्षस पर टीका लिखने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था ढूंढीराज, उसने कहा है कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का बेटा नहीं, उसका पौत्र था। जबकि मुद्रा राक्षस में विशाखदत्त लिखता है कि नहीं, उसी का बेटा था। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा लिखा गया, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का ही जो है बताया गया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि पुराण और अन्य ग्रंथों में इसे शूद्र बताया गया है। मैं बताया था पिछले क्लास में कि इसके लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? वृषल शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। लगभग 137 वर्ष का शासनकाल था मौर्य वंश का। लगभग 10 शासकों ने जो है इस पर शासन किया और अंतिम शासक थे जिनका नाम था वृहद्रथ। क्या नाम था? वृहद्रथ। वृहद्रथ को 185 ईसा पूर्व में इन्हीं का सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने इनका ऑपरेशन कर दिया। किसका? वृहद्रथ का। और मौर्य वंश का समापन करके पहला ब्राह्मण वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। जालौक जो है सम्राट अशोक का बेटा था, और सम्राट अशोक का यह बेटा सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले बेल्ट पर जो है शासन किया था। जालौक का प्रमाण जो है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलता है। किससे? राजतरंगिणी से मिलता है। और राजतरंगिणी को जो है लिखा किसने था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी को जो है किसने लिखा था? जी हां, उसे लिखा था कल्हड़ ने।
आपसे पूछे राज तरंगड़ी से किसका इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? जम्मू कश्मीर के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है जालौक जो कि सम्राट अशोक के जो है पुत्र थे और इन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि कि अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में सम्राट अशोक भी शैव धर्म का ही धर्मावलंबी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? सम्राट अशोक भारत में अभिलेखों की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके अब तक 40 अभिलेखों के बारे में जो है जानकारी हुई है और अपने व्यक्तिगत नामों का उल्लेख या अपनी व्यक्तिगत जो है बातों को उन्होंने लघु शिलालेखों में जो है लिखा गया है। किसमें? लघु शिलालेख। जबकि स्तंभ लेख में उन्होंने प्रशासनिक बातों की जो है जानकारी दी है। ये कितने लघु शिलालेख हैं? 18 स्थानों से जो है प्राप्त किए गए हैं और उनमें इनका व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का नाम जो है कहां कहां से मिलता है? जी, मास्की से मिलता है जो कर्नाटक में है। उसके बाद गुर्जरा से मिलता है जो एमपी में है। इसके अलावा नेत्तूर से मिलता है, नेत्तूर से जो कि आंध्रा में है। और उद्गोलम से मिलता है। कहां से? उद्गोलम। और उसके लिए ट्रिक आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं जिससे कि सम्राट अशोक के अभिलेखों का, उन अभिलेखों का नाम जिसमें उसका नाम अशोक दिया है, कौन से? गौ माता, ग से गुर्जर अभिलेख, उ से उद्गोलम, मा से मास्की, ता से नेत्तूर। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही होगा। मास्की अभिलेख कहां से प्राप्त किया गया है? इस समय वर्तमान में कहां है? कर्नाटक का रायचूर जिला। गुर्जरा कहां पर पड़ता है? एमपी में। ये कहां पर पढ़ते हैं? आंध्र प्रदेश में जो है पढ़ते हैं। कालसी अभिलेख ये कहां पर है? उत्तराखंड का देहरादून में है। रुमनदेही अभिलेख कहां पर है? नेपाल में है। कहां पर? नेपाल में। सम्राट अशोक के अभिलेख कहां कहां से कितने देशों में प्राप्त हुए हैं अब तक? तो इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं भारत से, इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान से, इनके अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं कहां से? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से इनके अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहां से? नेपाल से। एक शब्दों में कहें तो इनके अभिलेख अब तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी देशों से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जिनको कौटिल्य के नाम से जाना गया, कौटिल्य के नाम से जाना गया, जिन्हें और किस नाम से जाना गया? विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया, विष्णुगुप्त के नाम से जाना गया, विष्णुगुप्त। इसके अलावा इनको अजय के नाम से जाना गया, अजय के नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि चाणक्य नंदवंश, मान्यता नहीं है हकीकत है, नंदवंश और मौर्य वंश ये दो राजवंशों में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। कौन कौन? नंदवंश और मौर्य वंश। नंदवंश के अंतिम शासक ने ही इनका अपमान किया था जिसकी वजह से इन्होंने नंदवंश का समापन करने के लिए, अभी मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला में ले जाकर के और राजकिलम से चंद्रगुप्त मौर्य बनाया था। इनका जन्म चड़क में हुआ था। यह जगह पड़ती है, कहा जाता है कि राजस्थान का वर्तमान सॉरी पंजाब का वर्तमान जो चंडीगढ़ का क्षेत्र है उसी को कभी चड़क के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इनका जन्म वहां से हुआ था, इनके जन्म स्थान के नाम पर ही इनको चाणक्य के नाम से जाना गया। चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ जो कि हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ जो कि चंडीगढ़ की राजधानी है, क्योंकि चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। वहां पर इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको चाणक्य के नाम से जाना गया। और कौटिल्य इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो है इनका गोत्र था। बचपन का नाम इनका जो है कौन सा था? विष्णुगुप्त था। कौन सा नाम था इनका? विष्णुगुप्त। और चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र और इनकी जो नीतियां थी आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक थी
और कल भी प्रासंगिक रहेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद अगर जो है आपसे पूछे कि किसका था, तो बिंदुसार का। सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद जो है किसका था? मंत्री बिंदुसार का, जिसमें कितने मंत्री थे? कुल 500 अमात्य थे, लगभग 500 जो है मंत्री थे। सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी। और भी सारी बातें। सबसे अधिक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के 101 पुत्र थे। सबसे अधिक किसकी पत्नियां थी? बिंदुसार की 16 पत्नियों का जो है नाम मिलता है। और इनकी एक पत्नी जिनका नाम था जो है शुभद्रांगी। क्या नाम था? शुभद्रांगी। और इसी शुभद्रांगी का बेटा था जिसका नाम था अशोक। अशोक जो इनके शासनकाल में उज्जैन का गवर्नर था, तक्षशिला का भी गवर्नर बाद में बनाया गया। और हालांकि बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था सुसीम। बिंदुसार चाहते थे कि जो है इसको अगला उत्तराधिकारी बनाया जाए, लेकिन सम्राट अशोक, जैसा कि बौद्ध साहित्यों से प्रमाण मिलता है, अपने 99 भाइयों का मर्डर करने के बाद अंततोगत्वा सम्राट बनता है, शासक बनता है। मौर्य वंश में समाहर्ता का काम जो है राजस्व इकट्ठा करना होता था। व्यवहारिका नहीं, ये हमारी टाइपिस्ट महोदया का जो है खेल है, वो कुछ भी लिख देती हैं। व्यवहारिक शब्द है। व्यवहारिक शब्द उन दिनों व्यवहारिक जो होता था, मैं बताया भी रहा होगा कि दीवानी जो न्यायालय होते थे उनका न्यायाधीश होता था, दीवानी न्यायालय। जबकि जो फौजदारी न्यायालय, जहां क्रिमिनल केसें देखी जाती हैं, फौजदारी जो न्यायालय था उसका जो न्यायाधीश होता था उसको जो है प्रतिष्ठा कहते थे। प्रतिष्ठा आज का जो है कमिश्नर या मंडलायुक्त जो है कह सकते हैं, उसको के लिए भी जो है प्रतिष्ठा शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता था। जबकि अंतपाल दरअसल मौर्य साम्राज्य में देश की सरहदों पर जितने जो है फोर्ट यानी किले बनाए गए थे, उसका जो प्रबंधक होता था उसको अंतपाल कहते थे। और राज्य के अंतर जो 5 राज्य थे, राज्य को मौर्य वंश में चक्र के नाम से संबोधित किया गया। किस नाम से? चक्र के नाम से संबोधित किया गया था। और प्रांतों के अंदर जो किले बनाए गए थे उनका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको दुर्गपाल कहते थे। राजस्व जो इकट्ठा करता था उसको समाहर्ता के नाम से जो है जाना जाता था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य वंश में राज्य को किस नाम से जानते थे? चक्र के नाम से जानते थे। किस नाम से? चक्र। और कितने चक्र थे? 5। यानी कितने राज्य थे? 5। कौन कौन? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, और उसमें एक राज्य था जिसका नाम सौराष्ट्र। सौराष्ट्र एक तरह से जो है केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग, अवंती, इनके 5 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम सौराष्ट्र था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, जबकि सम्राट अशोक के शासनकाल में वहां का राज्यपाल तुषास्प था। कौन सा? तुषास्प। तो राज्यों को चक्र कहते थे। चक्र। और चक्र जो है किस में बटे हुए थे? तो आप कहेंगे कि मंडल में बटे हुए थे। मंडल ये कितने थे? जो है 18। और मंडल के जो अधिकारी होते थे उन्हीं को प्रतिष्ठा के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से? प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। या आप कह लो कि जो मंडलायुक्त आज का कमिश्नर था उन दिनों प्रतिष्ठा कहा जाता था। या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को भी प्रतिष्ठा जो है कहा जाता था। कितने मंडल थे? कुल 18। कितने राज्य थे? जो है 5 राज्य थे। आपको बता दें कि चक्र का जो प्रमुख होता था उसको आर्य कुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य कुमार। या उसको किस नाम से संबोधित किया जाता था? आर्यपुत्र। किस नाम से संबोधित किया जाता था बेटा?
आर्यपुत्र। तो आपको जानकारी के लिए बताएं, आपसे बहुत तेरे प्रश्न पूछे भी गए परीक्षाओं में कि मौर्य वंश में जो प्रांत थे उनको किस नाम से जानते थे, चक्र, और उन चक्रों के जो प्रमुख होते थे उनको किस नाम से जानते थे, आर्यपुत्र, आर्य कुमार, जिनको आगे चल करके मौर्य वंश की समाप्ति तक जो है इन्हें चक्रपाली नाम भी दिया जाने लगा था। कौन सा नाम, चक्रपाली। जो मंडल थे, मंडल जो है आगे जो है बटे हुए थे किसमें, आहार में, किसमें, आहार, आहार किसमें जो है फिर बटे थे। तो आपको बता दें, आहार का जो प्रमुख होता था उसको स्थानिक के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, स्थानिक के नाम से जो है जाना जाता था। यानी आहार क्या थे, डिस्ट्रिक्ट थे, जिला। आपसे पूछे मौर्य वंश में जिला, डिस्ट्रिक्ट को किस नाम से संबोधित किया जाता था, आहार के नाम से जो है संबोधित किया जाता था। उसका जो अधिकारी होता था स्थानिक होता था, यानी उस समय के जिलाधिकारी को स्थानिक के नाम से जाना जाता था, जिसका काम जो है राजस्व को इकट्ठा भी करना होता था। आहार जो है बटे हुए थे, आहार बटे हुए थे किसमें, द्रोण में या द्रोणमुख। ये 800 गांवों का जो है समूह होता था। कितने गांवों का, 800 गांवों का समूह होता था। द्रोण जो है किसमें विभाजित, किसमें जो है विभाजित थे, तो द्रोण जो है विभाजित थे उन दिनों खरवाटिक या खरवाट, ये 400 गांवों का जो है समूह होता था। 400 गांवों का जो है समूह होता था। आगे चल करके जो है ये भी जो है बटे हुए थे किसमें, तो जो है ग्राम में जो है बटे हुए थे। ग्राम प्रमुख को जो है ग्रामीणी के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। सबसे ज्यादा आप लोगों से जो है चक्रमंडल या आहार के नाम के बारे में सबसे अधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षुक बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया। दंड का प्रावधान नहीं, मृत्यु दंड का प्रावधान किया। दरअसल उन दिनों जब मौर्य वंश या कह लो कि जब बौद्ध धर्म अपने सबाब पे था तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बैराग हो जाता था, संत बन जाते थे। कब, जब 2-3 शादियां कर लेते थे, 1-8 दर्जन बच्चे हो जाते थे, तो सांसारिक जो है परेशानियों से बचने के लिए एक तरीका था संत बन जाना। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब जीवन में सारी संभावनाओं का अंत हो जाता है तो संत बन जाते हैं, और कुछ तो ऐसे बन जाते हैं कि जेल में चले जाते हैं। उन दिनों भी कुछ लोग ऐसे थे, और ऐसे बुद्ध भिक्षुकों के लिए जो अपनी पत्नी और बच्चों के परवरिश की बिना व्यवस्था किए अगर संन्यास ग्रहण किया तो उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान जो है किया था। किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। किस पुस्तक में, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में इन्होंने कहा कि जो लोग सांसारिक अपनी जो है जिम्मेदारियों से बचने के लिए, सांसारिक जिम्मेदारियों से बचने के लिए बौद्ध धर्म जो है अपना रहे हैं या भिक्षुक बन जा रहे हैं कि चलो बौद्ध विहारों में चल करके आराम से भोजन करेंगे, टाइम पास करेंगे, उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया। किसने, कौटिल्य ने। किस पुस्तक में, अर्थशास्त्र में। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करें। बराबर पहाड़ी की गुफाओं में, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। बराबर की पहाड़ियां हैं कहां पर, बिल्कुल बराबर है। कहां पर है, बिहार में। बिहार में, बिहार के किस जिले में है, गया में। बराबर की पहाड़ियों को अब जो है किस नाम से जानते हैं, अब इनको जो है खलवीतक पर्वत के नाम से जो है जानते हैं। खलवीतक पर्वत के नाम से जो है जानते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, सम्राट अशोक के द्वारा कुल 4 पहाड़ियों का निर्माण किया गया। कहां पर, बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। और वो गुफाएं कौन कौन सी थी, एक का नाम था सुदामा, दूसरा का नाम था कर्ण चौपार या चौपार,
तीसरा का नाम था का विश्व झोपड़ी, क्या नाम था? विश्व झोपड़ी। चौथी का क्या नाम था? लोमर्शी। क्या नाम था? लोमर्शी। तो ये 4 पहाड़ियां थी, उसमें लोमर्शी को सॉरी 4 गुफाएं थी। कौन सी पहाड़ी में? बराबर की पहाड़ियों में। किस चट्टानों को काट करके बनाई गई थी? ग्रेनाइट चट्टानों को काट करके जो है ये बनाई गई थी। लोमर्शी पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि दशरथ के सम्राट अशोक के प्रपौत्र दशरथ ने जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था, इसीलिए जो है इस पर सम्राट अशोक के शिलालेख नहीं है। बाकी 3 पर सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। तो बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं थी, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर जो है इनके अभिलेख हैं, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक यद्यपि कि बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति भी इनके मन में बहुत जो है सम्मान था। आजीवक संप्रदाय जिसकी स्थापना किया था किसने? मुखल्लीपुत्र गोशाल ने। मुखल्लीपुत्र गोशाल कौन थे? जो महावीर स्वामी के कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले इन्होंने सबसे पहले उनके शिष्य बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर दी। और आजीवक संप्रदाय ईसा पूर्व के बाद तक जो है अपने अस्तित्व में रहा था, जो भाग्यवाद पर आधारित है, नियतवाद पर आधारित है। नियतवाद या भाग्यवाद का मतलब आजीवक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि होगा वही जो आपके भाग्य में लिखा होगा, प्रारब्ध में लिखा होगा, चाहे कुछ भी क्यों न कर ले। हालांकि ऐसा नहीं है। हर इंसान अपना भाग्य अपने हाथ से लिखता है। आप जैसा कर्म करते हैं, आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य, आपका नसीब उसके अनुसार बन जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प, कौन सा उत्तर होगा। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो अंतिम सही नहीं है, इसीलिए यही जो है उत्तर है। क्यों? कह रहा है कि ये इस अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं ना, क्योंकि सम्राट अशोक का शासनकाल ही कब से कब तक रहा था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक। यानी सम्राट अशोक जो है ईसा पूर्व जो है 3री शताब्दी में शासन किए, तो ये 3री शताब्दी के होंगे, 6ठे के कहां होंगे? इसलिए अंतिम विकल्प गलत है, क्योंकि गलत ही पूछा है वही, इसलिए वही उत्तर होगा। उससे पहले मैं आपको बता दें कि जो मौर्य वंश की जो गुहा लेख है या मौर्य वंश के शासकों के द्वारा जो है स्थापित की गई जो है गुफाएं हैं, एक बराबर की पहाड़ियों में है। अभी जो मैंने बताया बराबर की पहाड़ियों में ये स्थित है। और इनका निर्माण कार्य जो है कराया था किसने? सम्राट अशोक ने। बराबर की पहाड़ियों में कुल कितनी जो है गुफा है? 4। जबकि दूसरी नागार्जुन की पहाड़ियों में है, ये भी नागार्जुन की पहाड़ियों में। नागार्जुन की पहाड़ियों में कितनी है? 3। इनका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक का प्रपौत्र जिनका नाम था सम्राट दशरथ। सम्राट दशरथ नागार्जुन की पहाड़ियों में इसका निर्माण कराते हैं। कौन कौन सी पहाड़ी, कौन कौन सी जो है गुफा थी? एक का नाम था गोपी, दूसरे का नाम था वापिका। क्या नाम था बेटा? वापिका। और तीसरे का नाम था क्या? विथिका। यही 3 थी। और ये किस धर्म के लोगों को जो है दी गई थी? आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है प्रदान किया गया था। ये कहां पर है? तो बिहार के गया में। दोनों की दोनों जो है बिहार के गया जिला में जो है स्थित है। इनकी खोज किसने किया था? इनकी जो है खोज, इन पहाड़ियों का खोज किया था किसने? हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। हैमिल्टन नामक अंग्रेज के द्वारा जो है इनका खोज किया गया था। तो ये पूरा का पूरा जो है पोस्टमार्टम है इस प्रश्न का। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, आप चाहें तो इसको जो है अपने कॉपी में साट लें। अगला प्रश्न देखें। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चिन्हित कीजिए। सम्राट अशोक के शिलालेख
कितने हैं? 40 अब तक जो है प्राप्त किए गए हैं। जो बृहद शिलालेख हैं वो 8 स्थानों पे हैं। लघु शिलालेख हैं 18 स्थानों पर हैं। तो जो लघु शिलालेख हैं वो वर्तमान में कुल कितने स्थानों पर हैं? 18 जगहों पर लगाए गए हैं। जबकि ये बृहद शिलालेख, बृहद, इनकी संख्या इतनी है। लघु स्तंभ, बृहद स्तंभ जो कि पिलर मिर्जापुर के क्षेत्रों से पत्थर को काट करके जब पिलर के रूप में मैदानी भागों में स्तंभ के रूप में उस पर सम्राट अशोक के द्वारा जब प्रशासनिक जो है आदेश दिए जाते हैं, जितने पिलर हैं सब पर जो है प्रशासनिक जो है आदेश दिए गए हैं, जिनको स्तंभ लेख कहा जाता है। स्तंभ लेख कहा जाता है। और स्तंभ लेख उत्तीर्ण ये पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेख गड़ारीदार हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सभी स्तंभ लेखों पर उत्तीर्ण नहीं है। जितने स्तंभ हैं उन पर लेख उत्तीर्ण नहीं है। हाँ, ये बात सही है। स्तंभ पालिशदार हैं, बिल्कुल सही है। स्तंभ लेख सिर्फ मैदानी भागों में ही मिलेंगे। जी हाँ, शिलालेख जहां ऑलरेडी जो है पत्थर थे, पहाड़ियां थी, उन पत्थरों पर काट करके जो है जो कुछ लिखा गया वो शिलालेख था, रॉक स्क्रिप्ट था। लेकिन मैदानी भागों में चूंकि जो है पहाड़ियां थी नहीं, तो वहां पत्थरों को जो है पहले से काट करके ला करके उस पर लिखा गया जो है प्रशासनिक आदेश और मैदानी भागों में लगाया गया। तो इसीलिए जितने शिलालेख मिलेंगे वो सब पर्वतीय क्षेत्रों में, लेकिन स्तंभ लेख सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे। क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है, इसीलिए जो है पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के अभिलेख यूनानी लिपि में भी है? अशोक का ये दोनों बृहद शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। किस लिपि में? खरोष्टी लिपि में जो है लिखे गए। एर्रुगिरी अभिलेख ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश का कर्नूल जिला यहीं पर स्थित है। और बड़ी विचित्र बात है कि ये किस लिपि में लिखा गया है? तो ये जो है बेस्ट्रोफेदन लिपि में लिखा गया है। बेस्ट्रोफेदन लिपि क्या होती है? मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाया था तो बेटा बताया कि सिंधु घाटी के लोग जो है पहले इधर से दाएं से बाएं लिखना शुरू करते थे, फिर इधर से इधर लिखते थे, फिर इधर से इधर लिखते थे, फिर इधर से इधर पट्टे गजब लिखते थे। इसीलिए इसको हलावर्त लिपि कहा गया, इसीलिए इसको बेस्ट्रोफेदन लिपि कहा गया, जो दाएं से शुरू हो जाए बाएं और बाएं से फिर जो है दाएं, दाएं से जो है बाएं, इस तरह से लिखा जाए। तो एर्रिगुडी को जो है इस तरह से लिखा गया। लघमान लिपि को जो है यूनानी भाषा में लिखा गया है, यूनानी लिपि में लिखा गया है। और यह है कहां पर? जलालाबाद। जलालाबाद। और ये जलालाबाद कहाँ है? ये जो जलालाबाद की जो बात हो रही है ये जो है काबुल के पास पड़ता है। और काबुल कहाँ पर है? तो काबुल बताने की जरूरत नहीं कि अफगानिस्तान की राजधानी है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। सम्राट अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो है किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी में। लेकिन भाषा सबकी क्या है? सबकी भाषा जो है प्राकृत है। आगे देखिए, किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम धार्मिक क्षेत्र में भूमि दान देने की प्रथा प्रारंभ की? जी हां, कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने विहारों का निर्माण किया, विहारों को दान में दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने चैत्यगृह जो है दान में दिया। शातवाहन वंश के शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा की जो है शुरुआत की। शातवाहन वंश जो कि मगध पर शासन करने वाला अंतिम ब्राह्मण वंश था। कौन सा? अंतिम ब्राह्मण वंश था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया? सिमुक के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया? सिमुक के द्वारा किया गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी और यज्ञ सतकर्णी इस वंश के जो है महान शासक हुए। वैसे भी मगध पर जो है जितने राजाओं ने शासन किया, जितने राजवंशों ने शासन किया, अगर उनके लिए जो है एक ट्रिक बताएं आप तो ऐसे जो है याद कर सकते हैं। जिसने भी बनाया बहुत इसको जो है सही बनाया। क्या? हसीन माशुका 7।
ह का मतलब है क्या? हर्यक वंश। क्या? हर्यक वंश। सी का मतलब है क्या? कौन सा? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न का मतलब है क्या? नंद वंश। मा का मतलब है क्या? मौर्य वंश। शु का मतलब है क्या? शुंग वंश। शुंग वंश। का मतलब है का? कण्व वंश। और सातवाहन, सात का मतलब है क्या? सातवाहन वंश। तो ऐसे मगध प्रशासन करने वाले या उन दिनों प्राचीन भारत प्रशासन करने वाले राजवंशों का एक क्रम जो पूछता है उसको भी आप याद कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पूछता है कि मौर्य वंश की बात सबसे कौन वंश की स्थापना हुई, या मौर्य वंश से पहले कौन सा राजवंश था, या सबसे पहले जो है मगध पर एक साम्राज्य स्थापित करने का काम हर्यक वंश के शासकों ने किया, और वो कौन था? वो था बिंबसार। कौन था? बिंबसार था। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग ने किया था। नंद वंश की स्थापना जो है महानंदिन ने किया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया जाता है। कण्व वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा किया जाता है। और शिमुख के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना किया जाता है। सातवाहन वंश के शासकों ने ही सबसे पहले लेड क्वाइन यानी जो है सीसा के सिक्के चलाने की प्रथा जो है शुरू किया। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही सबसे पहले अपने सिक्कों पर जलयान को प्रदर्शित करने यानी उनका चित्र बनाने की जो है प्रथा जो है शुरू किया गया। ये अपने को सागरों का जो है स्वामी कहा करते थे, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? जी हां, डी विकल्प सही है। नंदवंश ये भारत पर मगध प्रशासन करने वाला एक जो है शूद्र वंश था। मौर्य वंश इसके बारे में मैंने बताया कि इसे क्षत्रिय वंश भी कहा गया, किसमें? बौद्ध और जैन साहित्य में। बाकी जगह इसे जो है शूद्र वंश कहा गया। गुप्त वंश के शासकों के द्वारा जो है शुरू किया गया एक राजवंश था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हालांकि ये गजब सूची बनाई गई है, पूरा खसरा खतौनी बना दिया गया है, लेकिन उन दिनों मौर्य वंश में या प्राचीन भारत में कुछ उस समय की परंपराएं थी, यहां पर दिया गया है। कह रहा है कि क्षेत्रज नियोग प्रथा से उत्पन्न जो पुत्र होते थे उनको क्षेत्रज कहा जाता था। दरअसल उन दिनों जब किसी महिला के पति का देहांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो अपने पति के भाई से यानी अपने देवर से शादी कर सकती थी, और उससे जो पुत्र प्राप्त होते थे उनको क्षेत्रज कहते थे, और इस प्रथा को नियोग प्रथा जो है कहा जाता था। औरस का मतलब होता है अपनी पत्नी से जो है उत्पन्न जो पुत्र होते थे उनको औरस कहा जाता था। यानी ए का पहला सही होगा, ए का पहला ये सही, दो नहीं हो सकते हैं। ये पहला सही होगा। बी औरस अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र यानी बी का 8वां सही होगा। सी आमाजू का मतलब ऐसी महिला जो कि जीवन भर कुंवारी रहती थी उसको आमाजू कहते थे। कानीन का मतलब जो है कुंवारी कन्या से उत्पन्न जो संतानें होती थी उनको जो है कानीन के नाम से जो है जाना जाता था। खास करके वो राजमहलों में रहने वाली गणिकाएं होती थी जो शादी नहीं करती थी, यानी जिनका राजाओं से, सम्राट से शादी नहीं होती थी, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और उनसे उत्पन्न पुरुष जो बच्चे होते थे उनको कानीन के नाम से जाना जाता था। अपविद्ध ऐसे बच्चों को कहा जाता था, ऐसे बच्चों को जिनका जन्म होने के बाद जो है माता पिता जो है परित्याग कर देते थे, उसे फेंक देते थे। जैसे जीवक बिंबिसार के दरबार में रहने वाला एक उस समय का चिकित्सक, ये क्या था? अपविद्ध था, यानी उसके माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया था।
सागरिका जो है उसकी मां थी, एक गणिका थी। उस समय के नियमों के अनुसार जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती थी तो या तो गणिकाओं को राजप्रसाद में रहना है तो पुत्र का परित्याग करें, या नहीं तो पुत्र सहित जो है राजप्रसाद यानी राजमहल को छोड़ देना होता था। तो परित्यक्त बालकों को अपविद्ध कहा जाता है, इसीलिए जीवक को अपविद्ध भी कहा जाता था। जो है पुनर्भव, ऐसी महिलाएं जो कि पुनर्विवाह करती थी और उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उसको जो है पुनर्भव के जो है नाम से जो है जाना जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा जी? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? सी विकल्प सही होगा। उपगत का मतलब जो है, उपगत का मतलब गोद लिया हुआ बालक होता था। उपगत का मतलब क्या होता था? गोद लिया हुआ बालक। दिए हुए प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? सम्राट अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख जो है किस में किया जाता है, किस अभिलेख में किया जाता है? तो आप कहेंगे कि इनके 8वां अभिलेख में जो है इसका उल्लेख किया गया। लेकिन इसमें लिखा गया कि इन्होंने सबसे पहले इस अभिलेख की स्थापना के बाद जो है कहां पर गए थे? बोध गया में गए थे। लेकिन इस अभिलेख की स्थापना से पहले भी सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लिए, स्वीकार कर लिए, तो उन्होंने सबसे पहले ये गए थे कहां पर? भगवान बुद्ध का जहां पर जन्म हुआ, तो सबसे पहले लुम्बिनी में गए थे। कहां पर? लुम्बिनी में, यानी जहां जहां 4 ऑप्शन दिया होगा वही सही होगा, ये दोनों जो है सही नहीं होंगे। उसके बाद जो है ये कहां जाते हैं? कपिल वस्तु में जाते हैं। फिर जो है कहां जाते हैं? गया में जाते हैं। उसके बाद कहां गए? सारनाथ में। गया इसलिए गए थे क्योंकि भगवान बुद्ध को यहां ज्ञान प्राप्ति हुई। सारनाथ में इन्होंने जो है यहां पर उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ और जो है उससे संबंधित भी 12वां अभिलेख श्रावस्ती में जो है स्थापित किया गया। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही है? जी हां, अंतिम विकल्प सही है। बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है, महायान शाखा, हालांकि सम्राट अशोक के शासनकाल में हीनयान महायान जैसी अभी बात जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में फिर भी अभी हीनयान ही अपने प्रभाव में था। हीनयान में तीर्थ यात्रा का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। महायान अपने प्रभाव में आता है कब? जब बौद्ध धर्म की चौथी जो है संगति होती है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। महायान वहां से प्रभावी होता है। महायान में ही तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सम्राट अशोक ने तीर्थ यात्राएं की थी। और अपने अभिलेख की स्थापना के बाद अगर पूछेगा सबसे पहले कहां गए? बोध गया गए। लेकिन अपने अभिलेख से पहले जो है कहां चले गए थे? तो लुम्बिनी में गए थे। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? मौर्य वंश में लगभग कुल कितने शासक हुए हैं? 10 शासक हुए। बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को मानता था और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनका नाम था क्या? भानुभद्र, या कहीं कहीं इनका नाम लिखेगा भद्रबाहु। क्या नाम लिखेगा? भद्रबाहु इनका नाम जो है लिखेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं के नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में संलेखना करते हुए इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनके शासनकाल में सबसे पहले दूसरी बौद्ध संगति का जो है आयोजन किया जाता है और उसके बाद ये 2 भागों में, क्षमा चाहेंगे, जैन धर्म की जो है संगति का आयोजन किया जाता है। जैन धर्म की जो है संगति का आयोजन किया जाता है। जैन शब्द है ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म की जो है जैन धर्म संगति का आयोजन किया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को स्वीकार करते हैं।
चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना कर लिया, इस बात से सबसे ज्यादा जो है नाराज थे कौन? बिंदुसार। किससे नाराज थे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु जब श्रवण बेलगोला से वापस चले आए हैं तो बिंदुसार ने उनसे पूछा, पिताजी आपकी बातों में आकर के इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लिए, आप कहां चले आए? आपको भी प्राप्त कर लेना चाहिए था। यही वजह था कि बिंदुसार ने आजीवक धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? आजीवक धर्म जो है स्वीकार कर लिया। आजीवक धर्म स्वीकार किया। आप कमेंट करके मुझको बताएंगे कि बिंदुसार ने किस आजीवक भिक्षुक से या किस जो है मुनि से आजीवक धर्म को स्वीकार किया था। तो ये आजीवक धर्म को मानता था, ये जैन धर्म को मानते थे। यानी 1 और 3 जहां दिया होगा वो सही नहीं होगा, तो सही कौन सा होगा? 2 और 4। 2 और 4 कहां दिया है? डी। यानी जो है सम्राट दशरथ और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे। बाकी चंद्रगुप्त और बिंदुसार मैंने बता दिया आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में कुल 84,000 स्तूपों का जो है निर्माण कराया, जबकि भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो है उनके निर्माण के बाद कुल 8 स्तूप विभिन्न जगहों पर बनाए गए। सम्राट अशोक के शासनकाल में बनाया गया भरहुत स्तूप, जो कि वर्तमान में कहां पर है? एमपी में, सागर में है। सागर का मतलब यहां पर जो है एक जिला है, उसका नाम सागर है, न कि कुछ और, आप समझ लेना। सागर जिला में एमपी में स्थित भरहुत स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप के रूप में चिन्हित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, सांची भी जो है कहां पर है? एमपी में ही है, एमपी के विदिशा जिला में स्थित है। इनका भी निर्माण कराया था किसने? सम्राट अशोक ने। सारनाथ में जो है धमेक स्तूप, धर्मेक स्तूप, चंडी स्तूप, ये सब के सब जो है सारनाथ में स्थित हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्रह्म लिपि का पता चला है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सम्राट अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें सबसे अधिक ब्राह्मी लिपि का ही जो है इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इनके अभिलेखों से पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी जानकारी अनुराधपुर से जो है मिलती है। कहां से? अनुराधापुर से जो है प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? जी हां, मस्सग। और ये मस्सग जो है कहां पर? तो वर्तमान में पाकिस्तान के जो है रावलपिंडी के आसपास का जो है क्षेत्र था, जहां की महिलाओं ने पुरुष सैनिकों की मृत्यु के बाद शस्त्र उठाया और सिकंदर महान की सेना ने उन महिलाओं के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। बड़ी संख्या में जो है महिलाएं भी मौत के घाट उतार दी गई। इसी घटना से आहत होकर के तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा उस समय का शासक नहीं चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जो है इस घटना के संदर्भ में किससे मिला था? जी हां, सिकंदर से जो है मिला था, जिसका मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? सहिष्णुता का मतलब सभी धर्म को जो है समान भाव देना, उदारता का मतलब जो है सब मुक्त भाव से जो है दान करना, करुणा बताने की जो है जरूरत नहीं, दया भाव, और इन तीनों के आधार पर सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना किया गया। हालांकि सम्राट अशोक, जिसके बारे में मैंने बताया कि इन्होंने 99 भाइयों का जो है अपने 99 भाइयों का हत्या किया था। सम्राट अशोक जिनके शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मारे गए। हालांकि उसके बाद में उनका मत परिवर्तन हुआ तो फिर बिल्कुल बदल ही गए थे। 18वां क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का शासक था? अशोक जिनका शासनकाल मैंने बताया 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है रहा था। और उस समय ये तुर्मय कहां का शासक था? मिस्र शब्द होना चाहिए था। कौन सा? मिस्र, जो कि
अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, आप कमेंट करके जो है मुझको बताएंगे। अगला प्रश्न देखें, उससे मैंने पहले बता दूं कि सम्राट अशोक अपने 13वां अभिलेख, कौन सा 13वां अभिलेख में विभिन्न राज्यों के साथ अपने राजनयिक संबंधों से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न को जो है देखिए, प्रश्न संख्या 19, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण के द्वारा किया गया। यह भी सही है। आंध्र शिमुक ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ये भी सही है। तो पूछ रहा है कि दिए हुए कथन में कौन सा विकल्प सही है। जी हां, 1 2 3 तीनों सही है। मौर्य वंश को समाप्त करके पुष्यमित्र वंश की स्थापना जो है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। वासुदेव के द्वारा कण्व वंश की स्थापना किया जाता है। शिमुक के द्वारा जो है सातवाहन वंश का स्थापना किया जाता है। अंतिम प्रश्न का जो है हम लोग अवलोकन करते हैं। इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न होगा। भाग एवं बलि कर टैक्स थे किसके शासनकाल में रहे थे? तो ये मौर्य वंश में रहे थे। क्योंकि मौर्य वंश का संबंधित एकमात्र शासक है, इसमें कौन दिख रहा है? वो कौन दिख रहा है? अशोक। जबकि बिंबिसार जो है किस वंश के थे? हर्यक वंश के जो है ये संस्थापक थे। बिंबिसार हर्षवर्धन वर्धन वंश के जो है सबसे महान शासक थे। पुष्यमित्र शुंग जो है जो कि शुंग वंश का जो है शासक था। तो ये रहा था आज का हमारा ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड। आपको कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है जरूर देंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।